टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। जैसा कि हमारा स्टाइल है, फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके में। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज जो हम आंसर करेंगे वो ये है कि हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करें या अनसस्टेनेबली यूज करें तो उसके हमारी लाइफ पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिसोर्स होता क्या है। नेचर जो है वो हमारे लिए रिसोर्स कब बनता है, क्यों बनता है, राइट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कंसिडर करने वाली। पहला, नेचर क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे कि उसको रिसोर्स कब बना सकते हैं। तो द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड दैट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, हमारे आसपास हैं, एवरीथिंग इज नेचर। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो चीज ह्यूमंस ने नहीं बनाई होनी चाहिए, वो नेचुरली प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन नेचर की। अब इस नेचर को जब ह्यूमंस यूज करते हैं खुद जिंदा रहने के लिए या फिर नई चीजें बनाने के लिए जिसको फिर वो यूज करते हैं, तब जाके नेचर की वो चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाती हैं। बेसिक फंडा समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें मालूम है ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने तो ट्रीज बनाए नहीं। अगर हमने ट्री को यूज किया उसके वुड को फर्नीचर बनाने के लिए, तब फिर ट्री हमारे लिए रिसोर्स बन गया क्योंकि वो फर्नीचर हम यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सारे नेचुरल एलिमेंट्स हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं? हम कब नेचर के किसी एलिमेंट को रिसोर्स बुला सकते हैं? इसके लिए पहली कंडीशन होती है इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेस कर पाएं, हम उस चीज को यूज कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग स्टील यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप बहुत पुराने टाइम का सोचो, जब ह्यूमंस जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कोल को माइन करने की, कोल को नीचे अर्थ के अंदर से निकालने की, तो कोल तो एग्जिस्ट करता था लेकिन कोल हमारे लिए रिसोर्स नहीं था क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उसको यूज करने की। दूसरी कंडीशन है कि उस नेचुरल एलिमेंट को यूज करना जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको निकालने में या उसको यूज करने में इतने पैसे लग गए कि फिर उसके बाद जो चीज बन के तैयार हुई वो इतनी महंगी है कि कोई ले नहीं रहा है, कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो वो भी बेकार है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है कि इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे कोई जो पेड़ है उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम सेक्रेड मानते हैं, तो उन पेड़ों को काटना अलाउड नहीं होगा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो पेड़ हमारे लिए उस तरह से रिसोर्स नहीं बन सकते। हो सकता है किसी और तरह से रिसोर्स हो क्योंकि वो हमें कुछ और बेनिफिट दे रहे हो, लेकिन हम उसका कुछ फर्नीचर या कुछ नहीं बना सकते, तो वो डायरेक्टली हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर सी के नीचे पेट्रोलियम है, काफी बार होता है, लेकिन अगर ओशंस में, सीज में, काफी डीप एरियाज में पेट्रोलियम है तो वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतने डीप से पेट्रोलियम निकाल सके। या हो सकता है उस पेट्रोलियम को निकालने का कॉस्ट इतना ज्यादा हो कि फिर वो यूज करना बेकार हो जाए। कौन डालेगा इतना महंगा पेट्रोलियम? तो इसलिए हो सकता है वो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम किसी नेचुरल एलिमेंट को एक रिसोर्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। नेचुरल रिसोर्स उन्हीं चीजों को बोला जाता है जो मटेरियल्स और सब्सटेंसेस नेचर में होते हैं, जिनको ह्यूमंस ने नहीं बनाया होता है और वो ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो इसमें सबसे ऑब्वियस वाले तो हैं वाटर, एयर और सॉइल, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखती बट हमारे बहुत काम की हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर मतलब वुड। इन चीजों को हम यूज करते हैं कुछ और बनाने के लिए अपनी डेली लाइफ में। तो नेचर से हम क्या यूज करते हैं और क्या नहीं यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी पे और हमारे कल्चर पे भी। बहुत सारे कल्चर्स में नेचर को जो है सेक्रेड माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, तो आप हर चीज उठा के यूज नहीं कर सकते, है ना। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल बना दिया है क्योंकि हम आपको ये एक सिंपल चार्ट फॉर्म में समझा देंगे। आपको तो मालूम ही है, यही हमारा स्टाइल है, कीपिंग इट सिंपल।
तो बेसिकली हम दो तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम और बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम। क्या वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्या वो मटेरियल्स की तरह यूज होता है, या फिर वो एनर्जी देने के लिए यूज होता है। ये 3 कैटेगरीज हैं अंडर दिस कैटेगराइजेशन। इसी तरह से बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट, इसमें तो ऑफकोर्स 2 कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए पहला वाला पढ़ते हैं पहले, बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम। पहला कैटेगराइजेशन है एसेंशियल फॉर लाइफ, जिनके बिना लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होती। द एयर वी ब्रीथ, जो एटमॉस्फेयर से मिलती है हमें, द वाटर वी ड्रिंक, जो हमें रिवर्स और पॉन्ड से मिलता है, एंड द फूड वी ईट, जो हमें कल्टिवेशन ऑफ सॉइल से मिलता है या फिर दूसरे लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से तीनों ही चीजें हम खुद नहीं बना सकते। इट इज गिवन टू अस बाय नेचर एंड देयरफॉर दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्सेज। वेरी सिंपल, राइट? Moving on to the second category, natural resources which are used for materials. ऐसे resources जिनको humans use करते हैं कोई physical object बनाने के लिए, चाहे वो utility का हो या वो beauty का हो, मतलब हम उसे use करते हो या फिर हम उसको उसकी सुंदरता के लिए value करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुड लेते हो नेचर से, तो उस वुड से आप चेयर भी बना सकते हो जिसको आप यूज कर सकते हो, या फिर आप उससे एक स्टैचू बना सकते हो जो सुंदर लगेगा, आप उसको ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हो, शो पीस बना सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। हिल्स, माउंटेन्स, लेक्स, प्लेटोज, रिवर्स, सब कुछ है हमारे पास, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। हाउ वी यूज रिसोर्सेज की जो थर्ड कैटेगरी है, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर एनर्जी। अब आपको तो मालूम ही है, आजकल की लाइफ के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए ही। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत सारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इवन सनलाइट, विंड और वाटर। ये सारे ही रिसोर्सेज हमें एनर्जी देने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमने पहला कैटेगराइजेशन तो पढ़ लिया। दूसरा जो हमारा कैटेगराइजेशन का फंडा था वो था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल कैसे होते हैं और बाकी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल कैसे होते हैं। अब भाई ये बात समझ लो कि नेचर जो है वो रीजेनरेटिव है और रेस्टोरेटिव है। ये नेचर की प्रॉपर्टीज है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, हो सकता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये लाइफ में समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये नेचर की प्रवृत्ति ही ऐसी है। नेचर का नेचर ही है रीजेनरेटिव और रिस्टोरेटिव। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो खराब हो गई है, बिगड़ गई है, उसको उसके ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस पहुंचाना, रिस्टोर कर देना, ठीक कर देना। तो नेचर जो है वो बहुत अच्छी क्षमता रखता है चीजों को हील करने की, खुद को रिन्यू करने की और मेंटेन करने की। दूसरा वर्ड था रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन जो है वो रिस्टोरेशन से भी बड़ा वर्ड है, क्योंकि ये दिखाता है नेचर की जो एबिलिटी है टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग दिस न्यू लाइफ। मतलब जो चीज बिगड़ गई है उसको ठीक करना इज रेस्टोरेशन, बट कंप्लीटली नई चीज बना देना और उसको प्रॉस्पर कराना, उसको जिंदा रखना, ये नेचर की खासियत है। इसको कहते हैं रीजेनरेशन, कुछ नया जेनरेट करना। तो अगर नेचर का नॉर्मल कोर्स चलता रहे जैसा नेचर है खुद, अगर हम उसमें इंटरफियर ना करें तो अर्थ में कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा इंटरफियर कर दिया है और इसीलिए नेचर की जो ये एबिलिटी थी रिस्टोर और रीजेनरेट करने की, वो अब पूरी नहीं हो पा रही। हम उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो पहले फॉरेस्ट थे, लेकिन फिर वहाँ हमने पेड़ काट दिए जिससे हम वहाँ पे घर बना सकें या वहाँ फार्मिंग कर सकें। अब क्या हो रहा है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो हम उन एरियाज में वापस पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, हमें वहाँ के जो ओरिजिनल पेड़ थे, जैसे हर जगह की अपनी एक यूनिक टोपोग्राफी होती है, जिस तरह का प्लांटेशन वहाँ उगता है, राइट? तो जो ओरिजिनली ग्रोइंग पेड़ थे वहाँ के, जब हम वो पेड़ वहाँ पे वापस लगाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाता है। और नेचर में हर चीज़ एक साइकिल में चलती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट ले लो, जब फॉरेस्ट में कोई पेड़ जो है वो सूख जाता है या खुद ही गिर जाता है तो वो वेस्ट नहीं कहलाता, वो डिकम्पोज हो जाता है, उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं, इंसेक्ट्स उसको खाते हैं और वो ग्रेजुअली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद वो पेड़ वापस मिट्टी में मिल जाता है, जिससे सॉइल की वैल्यू बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। फिर जब सॉइल की वैल्यू और क्वालिटी बढ़ जाती है तो उसी से जो नए ट्रीज निकलते हैं, नए प्लांट्स निकलते हैं, वो और अच्छी हेल्थ के होते हैं। फिर ग्रेजुअली कुछ पेड़ गिरेंगे, कुछ नए प्लांट्स उगेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि नेचर किस तरह से रिस्टोर और रीजेनरेट करता है। तो इससे हमें समझना बहुत आसान हो जाता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पानी से जो एनर्जी मिल सकती है,
या इवन वुड, टिम्बर जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, ये सब एक्चुअली रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। अगर हम इसका ओवर यूज कर देंगे, अगर हम इसको इतना एक्सप्लॉइट कर देंगे कि जैसे हमने पेड़ काट लिया और उसके बाद नए पेड़ को उगने का मौका ही नहीं मिला, तो अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएंगे, तब ये रिन्यू नहीं हो पाएंगे। इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हमें हमेशा के लिए रिन्यूएबल रखना है तो हमें नेचर का जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचर का जो नेचुरल रिदम है, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसी तरह से चाहे टिम्बर हो, चाहे पानी हो, अगर पानी, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे या फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो फॉरेस्ट जो हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। आप पढ़ चुके हो पहले की क्लासेस में भी कि वाटर साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें ट्रीज और प्लांट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो रिवर वाटर जो एक एक्चुअली रिन्यूएबल रिसोर्स है वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं जिससे हम इंडस्ट्रीज रन करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया आपका? कोल, पेट्रोलियम, इस तरह के जो फ्यूल्स हैं जिनको जनरली नॉन रिन्यूएबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनवायरनमेंट सब काम करता है और तब जाके ये फॉसिल फ्यूल तैयार होते हैं। तो जब हम अपनी इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं या फिर जब हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं लैंड के लिए, फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, तो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का गर्मी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड का जो मौसम है, जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की वाटर सिक्योरिटी पे बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है। ये जो वाटर साइकिल है जिसपे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है, दिस कैन बी इन सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्टर्बेंस जो हम नेचर के नेचुरल साइकिल में कर रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है वाटर टावर, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वाटर टावर का मतलब क्या होता है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। वाटर टावर का मतलब होता है एक ऊंची हाइट पे, जैसे कि कोई माउंटेन के ऊपर, एक नेचुरल रिजर्वॉयर जहाँ पे पानी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन में सब कुछ आ जाता है, रेन, हेल स्टॉर्म, स्नो, और वहां उस नेचुरल रिजर्वॉयर से धीरे धीरे पानी जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी सस्टेन होती है, लोगों को पानी मिलता है और इकोसिस्टम्स मेंटेन होते हैं। इसी को कहा जाता है वाटर टावर। अब जब हम चीजों का मतलब समझ ही रहे हैं तो एक और अच्छे वर्ड का मतलब समझते हैं, जो वर्ड है अर्घ्यम। ये हमारे कल्चर का बहुत पुराना हिस्सा है, बहुत ही ट्रेडिशनल हिस्सा है, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए, थैंकफुलनेस दिखाने के लिए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पानी चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो सूर्य देवता को, जो सन गॉड हैं, उनको सुबह सुबह अर्घ्यम देते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने कल्चर में जाएंगे ना तो आप देखोगे कि नेचर की बहुत रिस्पेक्ट है, नेचर को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, नेचर की रिस्पेक्ट करी जाती है और उसको पूजनीय माना जाता है। ये जो सस्टेनेबिलिटी और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के जो थॉट्स हैं, ये तो हम आजकल इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिशनली ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का बहुत पुराना हिस्सा है। और बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं वर्ल्ड में जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, मतलब नेचर को बिना हार्म किए रहते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं उनको मालूम है कि फिशिंग में वो वाला सीजन कौन सा होता है जिसमें नए बेबीज बन रहे होते हैं फिशेस के, उसको स्पॉनिंग सीजन कहा जाता है। तो उस सीजन में बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो फिशिंग नहीं करती हैं या कम करती हैं, जिससे फिश की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब से कमर्शलाइजेशन हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, तो उन लोगों ने काफी बार ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम टूना जैसी मछली लेते हैं, जो टूना फिश होती है, उसकी इतनी फिशिंग कर दी गई कि उसकी पॉपुलेशन में बहुत शार्प डिक्लाइन आ गया। तब लोगों को समझ में आया अरे ये क्या कर रहे हैं। तब फिर कुछ अग्रीमेंट्स करे गए और फिशिंग में कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी भी ट्यूना फिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ओशन के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है, ये अभी भी इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, बहुत ज्यादा रिकवर नहीं हो पाई है। कोई भी चीज खराब हो जाती है तो फिर उसको ठीक करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो चीजें बनाती हैं जो हमें यूज करनी है, ठीक है ना, जो हमें चाहिए। कोई भी चीज जो बनती है उसके बाद फैक्ट्री से काफी सारा वेस्ट निकलता है और ये वेस्ट जो है काफी बार इसकी सही से प्रोसेसिंग नहीं होती है और बिना प्रोसेस किए इसको रिवर्स में और दूसरी वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। अब रिवर्स में फिश रह रही हैं, दूसरी वाटर लाइफ रह रही है, वहां पे ये वेस्ट सही से डिके नहीं हो पाता, उस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से नेचर की जो नेचुरल साइकिल है रिस्टोरेशन और रीजेनरेशन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है
और पानी बहुत ही गंदा हो जाता है जिसकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग। रिवर्स बिकम पॉइजनस एंड दे कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। अब आइए हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं, इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सर्विसेज। ये दोनों टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हमको ये मालूम है कि नेचर हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है, जैसे ट्रीज जो हैं वो नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली पानी को फिल्टर करते हैं या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें, जो भी एक्टिविटीज नेचर करता है, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब ये फंक्शंस हमें बेनिफिट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत ही फाइन डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ट्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है या फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को रोक रहा है, तो वो ऐसा करते हैं, दैट इज अ फंक्शन जो नेचर परफॉर्म करता है। लेकिन क्योंकि उस फंक्शन से हमको बेनिफिट हो रहा है तो हम ऐसा कहते हैं कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो ह्यूमंस को मिल रही हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बार्बर है जो हेयर कट कर रहा है, ठीक है, तो हेयर कट करना उसका फंक्शन है, उसका काम है, तो जो उसका काम है उसको हम बोलेंगे उसका फंक्शन। लेकिन एक अच्छे हेयर कट से आपको बेनिफिट होता है, तो आप ये बोलोगे कि आप ये गुड हेयर कट का जो सर्विस है वो आप उस बार्बर से ले रहे हो। तो ये वही चीज हो गई, जो काम इकोसिस्टम नॉर्मली कर रहा है दैट इज इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब वो फंक्शंस ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं तो उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया, ट्रीज जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक मैच्योर ट्री एक दिन में 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन बनाता है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ ट्री। और इसी तरह से एक ह्यूमन को एक दिन में 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए, टू लिव। और ये भी ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो। अगर आप ज्यादा रनिंग या ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो और भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमने समझ लिया है, बट जैसा कि हमें मालूम है सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एंडलेस हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास भी बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व्स को हम माइन करते हैं जिससे हम उस कोल को यूज कर सके फॉर एनर्जी। लेकिन जिस रेट पे हम माइनिंग कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया की कोल रिजर्व्स हैं वो मात्र नेक्स्ट 50 इयर्स तक और लास्ट करेंगे बस। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमें और दूसरे सस्टेनेबल ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे और जितना भी कोल हमारे पास बचा हुआ है उसको भी जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, ढंग से यूज करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये शेप करता है ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इवन वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको भी मालूम है पहले से भी होते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं बहुत सारे वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। सभी को चाहिए, है ना। इसी से डिटरमिन होता है इवन पहले के जमाने में भी कि लोग कहाँ रहते थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ होती थी, ट्रेड कैसे होता था, किससे होता था, और कंट्रीज की इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होते थे। कोई भी अगर नेचुरल रिसोर्सेज के पास इंडस्ट्रीज बनाता है तो वहाँ पे फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फिर धीरे धीरे वहाँ टाउनशिप्स बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, लोगों को जॉब्स मिलने लग जाती हैं, फिर वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज आ जाती हैं, एमिनिटीज आ जाती हैं और सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। तो सब कुछ तो इसमें अच्छा लग रहा है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के अराउंड और इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, है ना। नहीं, थोड़े से यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है। अच्छी चीजें तो होती हैं लेकिन कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, और ये कॉस्ट जो है ये शॉर्ट टर्म में भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे रिसोर्स रिच एरियाज में रहते हैं, काफी बार उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करनी है या रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां से उन लोगों को हटाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन लोगों के जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं उनको भी हटाने की जरूरत पड़ सकती है उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इससे होती है कॉन्फ्लिक्ट। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना कल्चर, अपनी लाइफ सब पीछे छोड़ के हटना पड़ता है जिससे वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो पाए। नेचर को पॉलिटिकल बाउंड्री से मतलब ही नहीं है, उसको नहीं मालूम कि कौन सी कंट्री कहाँ खत्म हो रही है और कहाँ शुरू हो रही है। नेचर ने तो अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज पूरे अर्थ पे बांट रखे हैं। अब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होता है ट्रेड, नेशनल और इंटरनेशनल। पुराने जमाने में इसी ट्रेड की वजह से बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हुए थे इंडिया में, और जब आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन नॉलेज और स्किल भी लगा देते हो तो आप यूनिक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो
जो फिर से ट्रेड में हेल्प करती हैं। लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करने की बात आती है तो बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी रिवर बहुत सारे स्टेट्स में से फ्लो करती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, और इससे होती है स्टेट्स के बीच में टेंशन कि स्टेट को कितना पानी मिलेगा। तो इसके लिए बहुत नेगोशिएशन करना पड़ा, स्टेट्स को आपस में बैठ के बात करनी पड़ी, जिससे एक तरीका निकाला जाए कि इस पानी को पीसफुली ढंग से फेयरली यूज कर पाए सारे स्टेट्स। जब स्टेट्स में ही इतना टेंशन हो गया तो आप सोचो अगर नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रीज को शेयर करना है तो ये कितने ज्यादा टेंशन वाली बात है। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो ये कहता है अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर कोई लैंड है, कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कंट्री जो है वो बहुत ही रिच हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस कंट्री में ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी ग्रोथ एक्चुअली धीरे होती है, उसका डेवलपमेंट कम होता है, और इस चीज को इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ये दोनों टर्म्स नीडलेस टू से एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के अराउंड इंडस्ट्रीज नहीं बना पाती, उन रिसोर्सेज को यूज करके कोई हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती। दूसरे लोग आके उनके नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा के चले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया ने ये जो कर्ज है ये अवॉइड कर रखा है क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल रिसोर्स हम यूज करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी ये ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज नहीं करते हैं कि अगेन रीजनरेशन और रेस्टोरेशन हो सके इन रिसोर्सेज का, तो इससे 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं: पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया अर्थ पे जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, ट्रीज और प्लांट्स में इतने सारे स्पीशीज हैं, इतने सारे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जो अर्थ पे इतनी सारी वैरायटी है लाइफ की। तो जब हम अपने रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो उससे 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं: पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज, जो हो भी रहा है हमारे अराउंड। इसके 2 छोटे से एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फार्मर्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं क्योंकि उनको अपने खेत की सिंचाई करनी होती है, इरिगेशन करना होता है। ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है ना? तो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो पाए उससे पहले अगर फार्मर्स ने पानी ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके यूज कर लिया तो धीरे धीरे वाटर टेबल जो है वो नीचे जाती जाएगी और अल्टीमेटली अनअवेलेबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो गया है कि हमारी बहुत सारी ग्रोइंग सिटीज जो हैं वहां पे ग्राउंड वाटर जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है, आप एक बार सोच के देखो। पानी की कितनी दिक्कत होने वाली है और उसको रोकने का अभी भी टाइम है। इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ग्राउंड वाटर के लेवल को रेज करने के लिए, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग करा जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो पहले के जमाने में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस थी, हमारे इंडिया में करी जाती थी, वो रिवाइव करी जा रही हैं। पॉन्ड्स और टैंक्स को रिजुवेनेट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। पानी का वेस्टेज रोका जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस लाई जा रही है कि पानी को मत वेस्ट करिए, और जो पानी ऑलरेडी यूज हो गया है उसको प्रोसेस करके रीयूज करना भी इनकरेज किया जा रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब खेती में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं तो सॉइल जो है वो खराब हो जाती है। जो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंडिया में यूज होती थी उसमें सॉइल को धरती माँ बोला जाता था, मदर अर्थ। नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, काउ डंग यूज होता था, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह से सॉइल का होलिस्टिक मैनेजमेंट होता था जिससे सॉइल जो है वो खराब ना हो जाए। मिट्टी की वैल्यू वो लोग समझते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाटर और सॉइल दोनों क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये रिस्टोर और रीजनरेट हो सकते हैं अगर हम इनको ढंग से मैनेज करें। इसी से रिलेटेड 3 छोटी केस स्टडीज दी हैं आपकी बुक में जो हमें पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला है अ केस स्टडी फ्रॉम पंजाब, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। वही चीज जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। पंजाब जो है वहाँ के प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल माने जाते हैं, बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो चुका है। पंजाब वाज द होम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स बने थे, नए सीड्स थे जिनको कहा जाता था हाई यील्डिंग वैरायटीज, गेहूं के और चावल के। ये जो थे ये साइंटिस्ट ने डेवलप किए थे और ये ट्रेडिशनल बीजों से अलग थे जो ज्यादा उपज देते थे, जो ज्यादा क्रॉप्स देते थे, जिससे आप इतनी बड़ी आबादी को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिला पाओ। तो वो सीड सबसे पहले और सबसे ज्यादा पंजाब में यूज हुई थी। तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती थी और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत होती थी। इसके चक्कर में फार्मर्स जो है वो ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने लग गए अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। बिजली भी फ्री थी तो उन्होंने और ध्यान नहीं दिया और ज्यादा ही पानी यूज कर लिया जितना नहीं भी रिक्वायर्ड था। तो उससे क्या हुआ, पानी का वेस्टेज हो गया। उससे जो क्रॉप्स उगाए गए उससे इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया,
लेकिन आज वही स्टेट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स जो रिन्यूएबल था जैसे पानी, वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गया है कि अभी वो इररिपेयरेबल हो गया है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट टर्म में ग्राउंड वाटर पंजाब में बहुत जल्दी पूरी तरह से खत्म होने वाला है, अराउंड 80% एरियाज में। 80% ऑफ पंजाब्स एरिया हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो पंजाब का ग्राउंड वाटर है वो अब प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल हो गया है। ग्राउंड वाटर एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जमीन में खोदना पड़ता है। पहले अगर वाटर टेबल जब ऊपर था तो आप थोड़ा सा ही खोदोगे, आपको पानी मिल जाएगा, आप हैंडपंप लगा के या इरिगेशन पंप्स लगा के उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपको 30 मीटर्स तक नीचे जाना पड़ता है, तब जाके आपको पानी मिलता है। तो ये काफी नीचे हो गया और ये पानी वैसे भी पल्यूट हो गया है बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब की नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स की है। शॉर्ट टर्म में तो हमने फूड सिक्योरिटी बना ली अपनी कंट्री के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दी जिसको ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। दूसरी केस स्टडी है सीमेंट की। सीमेंट हमारे चारों तरफ है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें सीमेंट यूज होता ही है आजकल। लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही फाइन डस्ट जो है वो हवा में रिलीज होती है, जो हमारे लंग्स में जाती है, एनिमल्स के लंग्स में जाती है और उनको डैमेज करती है। ये जो धूल होती है सीमेंट की, ये प्लांट्स के पत्तों पे सेटल हो जाती है, इससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी होता है। इसीलिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाए हैं सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, जिससे वो पोल्यूशन को मिनिमम कर सके। लेकिन अब इसका दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका दूसरा सोल्यूशन हो सकता है अगर हम सीमेंट का यूज ही कम करें तो उसका प्रोडक्शन कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। सीमेंट का यूज कैसे कम कर सकते हैं? पहले के टाइम में इंडिया में ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स यूज होते थे, ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि स्टोन, मड या प्लांट बेस्ड मटेरियल, और अब तो आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव मटेरियल से कंस्ट्रक्शंस करना स्टार्ट कर दें तो पोल्यूशन काफी कम हो सकता है। इनफैक्ट पहले के टाइम में जैसलमेर फोर्ट जो राजस्थान में है और 12th सेंचुरी में बना था, वो एक्चुअली मड से बना हुआ था, मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो। और बाद में जब उसकी मरम्मत करी गई, उसको ठीक ठाक किया गया, तो उसको ठीक करने के लिए सैंडस्टोन यूज किया गया, जो भी एक नेचुरल मटेरियल है। इसी तरह से ऑरोविल में जो ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट है, वहां की एक कम्युनिटी बिल्डिंग को पूरी तरह से मड से बनाया गया है, मॉडर्न स्पेशल टेक्निक्स यूज करके। तो ये चीज पॉसिबल है। अगर आप ट्रेडिशनल मटेरियल को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ यूज करो तो इससे 3 फायदे होंगे। एक तो पोल्यूशन कम होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो भी डिजाइनिंग होगी वो आजकल के क्लाइमेट को ध्यान में रख के होगी। हम एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो है वृक्ष आयुर्वेद। आप लोगों ने मेरे मुंह से ये बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसको हम जितना बोले ये कम है। एंशिएंट इंडिया वाज वेरी 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 एडवांस्ड। आजकल जो हमारी मॉडर्न अचीवमेंट्स हैं उससे कहीं ज्यादा धरोहर, हेरिटेज हम एक्चुअली पीछे छोड़ आए हैं, भूल आए हैं। उसी में से एक डॉक्यूमेंट है वृक्ष आयुर्वेद। ये एक एंशिएंट इंडियन बोटैनिकल साइंस है, एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत पहले इंडिया में लिखा गया था, जो फोकस करता है ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। आप ये बताओ किस टॉपिक पे हमारे इंडियन हेरिटेज में नॉलेज और बुक्स नहीं थी? हमारे पास हर फील्ड के स्कॉलर्स थे और टॉप नॉच स्कॉलर्स थे। जो डिस्कवरीज आज हो रही हैं वो कितनी चीजें हमारे पुराने एंशिएंट स्कॉलर्स ने ऑलरेडी लिख दी थी। ये जो टर्म है वृक्ष आयुर्वेद, इसमें वृक्ष का मतलब होता है ट्री और आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ हेल्थ। तो ये संस्कृत टर्म्स हैं। इस बुक में जो नॉलेज दी गई है वो एक्चुअली सदियों पुरानी है। पहले क्या होता था, ये सब चीजें ओरली बाय वर्ड ऑफ माउथ गुरु से शिष्य तक पास ऑन होती थी। फिर फाइनली एक इंसान ने इस पूरी नॉलेज को इकट्ठा किया और एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में लिखा इन द 10th सेंचुरी सीई। ये इंसान थे सुरपाल, इसीलिए कहा जाता है सुरपाल्स वृक्ष आयुर्वेद, जो लिखा गया 10th सेंचुरी में। इस बुक में बहुत डिटेल में बताया गया है कि अलग अलग टाइप की सॉइल पे किस तरह के प्लांट्स उगाने चाहिए, सीड कलेक्शन कैसे करना चाहिए, प्रेजर्वेशन कैसे करना चाहिए, प्लांट्स को लगाने से पहले उनका कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, ग्रोथ स्टेजेस, सीजनल कंडीशंस, इवन पेस्ट मैनेजमेंट। आजकल हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बताया कि नेचुरली आप पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप्स को कीड़ों से बिना कीटनाशक के कैसे बचा सकते हैं। उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी गई है, जैसे क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मिक्सिंग। एज इंडियंस, एज भारतीय, वी शुड बी रियली प्राउड कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने एडवांस्ड और इतने नॉलेजेबल थे। इसी के साथ पहुंचते हैं हम अपने 3rd केस स्टडी पे, जो है सिक्किम से। सिक्किम के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, वो सब डेट में थे, बहुत उधार ले रखे थे उन्होंने, और खेतों से उतना आउटपुट मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे थे और केमिकल फर्टिलाइजर महंगे आते हैं। जितना पैसा वो लगा रहे थे उतना उनको खेतों से नहीं मिल रहा था। फिर सिक्किम की जो स्टेट गवर्नमेंट है
उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस करी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप खेती में केमिकल्स नहीं यूज करोगे, नेचुरल चीजें यूज करोगे, जैसे कंपोस्ट या नेचुरल चीजें जो पेस्ट को भगा सकती हैं जैसे कि नीम या गार्लिक, और सॉइल हेल्थ मेंटेन करोगे नेचुरली, जैसे कि मल्टीपल क्रॉप्स साल में उगा के। तो जिन भी फार्मर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, केमिकल खेती में तो हमको फायदा नहीं हो रहा है, चलो यही ट्राई करके देखते हैं, तो स्टार्टिंग में उनकी जो ईल्ड होती है, जो आउटपुट होता है, वो कम हो जाता है। तो जब आप स्विच करते हो फ्रॉम केमिकल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो करीब 4 या 5 साल तक आपका आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि खेत को तो आदत है केमिकल्स की। आप केमिकल सडनली बंद कर दोगे तो वो उस तरह से आउटपुट नहीं दे पाता है, लेकिन उसके बाद खेत बहुत अच्छी उपज देने लगते हैं। तो जब इसके बेनिफिट्स दिखे तो सिक्किम के सारे फार्मर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट कर ली, और 2016 में सिक्किम बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट, जहां पे सारे फार्मलैंड्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करता है। इससे और क्या फायदे हुए? लोकल बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो गई, जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स पहले केमिकल्स की वजह से मर जा रहे थे, अब वो हेल्दी होने लग गए, वापस आने लग गए, बहुत सारे विजिटर्स आने लग गए, टूरिस्ट आने लग गए, और फार्मर्स की इनकम ऑन एन एवरेज 20% इंक्रीज हो गई। आज सिक्किम जो है वो एक ग्लोबल मॉडल है, पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा स्टेट, पूरे वर्ल्ड का, जो 100% ऑर्गेनिक है। ये दिखाता है कि पूरा रीजन, इतना बड़ा रीजन भी ऐसा सस्टेनेबल ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसलिए चीजों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे चारों तरफ हैं, हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ही एक सोल्यूशन होता है सोलर पावर। आई नो आप लोग को मालूम है सोलर पावर क्या होता है, आजकल इसका बहुत नाम भी चल रहा है, और इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, IASE, 2015 में। ये कोएलिशन है जो जितनी भी सनशाइन रिच कंट्रीज है, जहां पे अच्छी खासी धूप आती है, उन कंट्रीज का कोएलिशन है जिन्होंने कमिट किया है कि वो इस रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे। ये ऐसी कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है जहां साल भर अच्छी खासी धूप आती है, और इस चीज में लीड ली इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प करी, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को सही तरह से यूज करवाने में हेल्प करी इन सोलर प्रोजेक्ट्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर करी, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस बनाए, जिससे दूसरी कंट्रीज भी इस नेचुरल रिसोर्स की तरफ आगे बढ़ सके। इंडिया के सोलर एम्बिशन का एक एग्जाम्पल है हादला सोलर पार्क, जो दिखाता है कि एक कंट्री जो अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वो कैसे ट्रेडिशनल एनर्जी से एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकती है। भादला सोलर पार्क जो है ये राजस्थान में थार डेजर्ट में लगाया गया है, 56 स्क्वायर किलोमीटर्स में। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इस सोलर पार्क की पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अराउंड 2245 मेगावाट्स। तो ये जो IASE है ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो कितना अवेयर है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, और समझे भी क्यों ना, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो इस चीज को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इनफैक्ट भगवत गीता में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं लोक संग्रह, जिसका मतलब होता है कि हर इंसान को अपनी पर्सनल इच्छाओं को किनारे रखते हुए कलेक्टिवली सबका भला सोचना चाहिए, सबके भले के लिए काम करना चाहिए, और इंडिया इन आइडियल्स को बहुत ढंग से फॉलो करता है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।